हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वंस अगेन। और हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स हिंदी मीडियम के लिए ये लेक्चर है। इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स का क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, 4 यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जो पहला यूनिट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो गया था। अब मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली यूनिट का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। ठीक है, इससे पहले भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें बता दी, लेकिन वो आपके एक तरीके से पूरा बेसिक, या ये मैं जो चीज़ें बताऊँगा उनको समझने के लिए ज़रूरी था। लेकिन जो एग्ज़ाम में जिस टाइप से पूछा जाता है, वहाँ से जो पहला टॉपिक है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिए हैं। एक तरीके से यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है अपना। यूनिट नंबर फर्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव पहला टॉपिक मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर एक चीज़ को मैं एग्जाम में कैसे लिखना है उस तरीके से मैं लिखवाता जाऊंगा आपको, और आपको लिखते जाना है, और हम लोग उसको हर तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पहले तो होता क्या है, क्या मतलब क्या है इस चीज़ का, पहले तो मीनिंग समझेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, जैसे इसको समझना, जैसे एक कोई धातु की मान लो प्लेट है, एक क्या है, धात्विक प्लेट है, एक धातु की बनी हुई कोई प्लेट है। जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर धातु है, तो उसकी एक प्लेट है ये। जब कॉपर की प्लेट पे, मतलब कोई भी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला अगर प्रकाश में इसके ऊपर डालता हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर आवृत्ति ले ली, उससे ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश अगर इसके ऊपर आपतित करवाता हूँ, क्योंकि प्रकाश है तो प्रकाश का मतलब फोटोन आ रहे हैं, तो फोटोन की एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले फोटोन ही डाल रहा हूँ मैं, उससे नीचे वाले डालूंगा तो ये जो मैं घटना बता रहा हूँ वो घटना होगी नहीं। तो क्या होता है, जैसे एक प्रकाश की किरण आई यहाँ पर, इसके ऊपर आपतित हुई, इंसिडेंस होती है, अगर यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे प्रकाश किरण यहाँ पर आई और उसी टाइम पर इंस्टेंटली, उसी टाइम पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए इस प्लेट से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चले गए। ये जो घटना है, इस घटना को बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आई बात समझ? मतलब एक धात्विक प्लेट के ऊपर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला अगर प्रकाश में आपतित करवाता हूं तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं, और इस घटना को क्या बोला गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ से क्या आया था, प्रकाश आया था। प्रकाश मतलब अभी यहाँ पर हम लोग फोटोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश को हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, फोटोन ही मान रहे हैं। ये क्या था, धात्विक प्लेट था, धात्विक प्लेट है ये, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हुआ है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके कारण निकल के गया, तो इसको बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं अभी इसका एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आपको डेफिनेशन लिखना है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा उसके साथ साथ में फिर साइड में आप डायग्राम छाप लेना। क्लियर है? क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का डेफिनेशन लिखना है। क्या है, देखो, किसी भी चीज़ को, किसी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। फिर डेफिनेशन तो आप अगर एग्जैक्ट वर्ड भूल भी जाते तो अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, रटने का कोई सीन नहीं है। मैं जो ये बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन इस तरीके से बता रहा हूँ कि जब किसी धात्विक प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है
तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब क्या कि जब किसी एक धात्विक प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस प्लेट से वो जो धात्विक प्लेट है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। और यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो आगे, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये पूरी चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर है ना भैया? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का डेफिनेशन हो गया। अब आइंस्टीन ने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। एक निश्चित आवृत्ति से पहले तो अगर प्रकाश आ रहा, मतलब कोई उसकी पर्टिकुलर आवृत्ति होती है ना, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, तो उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ये घटना देखने को मिलेगी। ये क्या क्या चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में आइंस्टाइन ने पूरा डिटेल में बताया। तो ये तो इसका क्या हो गया, एक तरीके से इसका डेफिनेशन हो गया। तो जैसे आप डेफिनेशन लिखोगे साइड में ये डायग्राम भी बना देना, डेफिनेशन लिख के नीचे डायग्राम बना देना। ठीक है, आपको ये डायग्राम बना। अब आइंस्टाइन ने जो इसको एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने, तो आइंस्टाइन की व्याख्या पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टाइन के द्वारा दी गई व्याख्या, उसको डिस्कस करता हूं मैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टाइन व्याख्या कि आइंस्टाइन ने जो व्याख्या की थी वो क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। आइंस्टाइन की व्याख्या के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो, आइंस्टाइन ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्या है उन पॉइंट्स के बारे में। देखो सुनो भैया, आइंस्टाइन ने ये बोला कि आप बोल रहे हो कि ये जो धात्विक प्लेट है इसके ऊपर जैसे ही कोई प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश किरण आई, या प्रकाश का कोई बीम आ रहा, लाइट का कोई बीम आ रहा है, लाइट का बीम मतलब उसमें बहुत सारी किरणें होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। ठीक है भैया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि हर एक आवृत्ति के लिए निकल के जाएंगे, सारी फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं निकल के जाएंगे। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश होगा तभी ये घटना देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो पहली चीज तो उसने ये बोली, ये जो मैंने डेफिनेशन में लिखवाई है ना, वो बात यहाँ पर आइंस्टाइन ने बोली थी। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने पहला पॉइंट जो बताया वो क्या बताया कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर ही ये घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखना है आइंस्टाइन की व्याख्या के अंदर। पहला पॉइंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक निश्चित आवृत्ति, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के आपतन पर ही देखने को मिलता है, के आपतन पर ही देखने को मिलता है। इस आवृत्ति को
देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? पहला पॉइंट हो गया। मतलब ऐसा है कि एक निश्चित आवृत्ति होगी, उससे अधिक आवृत्ति होगी ना, तभी ये घटना देखने को मिलेगा। और वो जो घटना है ना, वो जो आवृत्ति है कि उससे कम पर ये घटना नहीं होगी, उस आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो न्यू नॉट क्या हो गया आपका? देहली आवृत्ति हो गया। देहली आवृत्ति। आई बात समझ? अरे क्लियर है ना? यहाँ तक की ये बात क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट बताया वो क्या बताया, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो। आइंस्टीन के अनुसार धात्विक प्लेट पर आपतित होने वाला फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा, धात्विक प्लेट पर आपतित होने वाला फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा है कि जैसे यहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश में क्या आ रहे हैं? फोटोन आ रहे हैं, बहुत सारे। अब कोई एक फोटोन है तो वो एक फोटोन, जैसे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं धात्विक प्लेट के अंदर, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अंतरक्रिया करेगा। ऐसा नहीं कि एक फोटोन है और वो सारे इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी थोड़ी ऊर्जा दे देगा, ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अंतरक्रिया करेगा, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो जो एक फोटोन आया वो अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। क्लियर है? समान रूप से वितरित नहीं करता है। एक फोटोन एक को देगा, मतलब 1 to 1 कनेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ में अंतरक्रिया। क्लियर है? ये दो बातें उसने बताई। क्लियर है? ठीक है भैया। तो यहां पर देखो, अगर ये फोटोन मान लो एक फोटोन है और उस फोटोन की ऊर्जा है कुछ, कितनी है? मान लो उसकी ई ऊर्जा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगा? एच न्यू ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ से ये एच न्यू ऊर्जा लेके ये फोटोन आ रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ में अंतरक्रिया करेगा, टक्कर करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या करेगा? कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को उस प्लेट से बाहर निकलने के लिए चाहिए ना, क्योंकि प्लेट से बाहर निकलने के लिए भी कम से कम कुछ ऊर्जा की तो जरूरत पड़ती है। उस ऊर्जा, जितनी ऊर्जा प्लेट से बाहर निकलने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन बोलते हैं। तो कुछ ऊर्जा तो उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए, मतलब कार्यफलन के लिए चाहिए, और उसके बाद में जो बाकी ऊर्जा लेके आया है वो उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन आया और पूरी एनर्जी इसको दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले तो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने में ऊर्जा खर्च होगी, फिर जो बाकी बची वो गतिज ऊर्जा लेके ये भाग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि एक फोटोन आ रहा है उधर से, जो फोटोन की जो ऊर्जा है वो ई ऊर्जा है। ठीक है? ये थर्ड पॉइंट में बात करेंगे हम लोग। ये थर्ड पॉइंट में सेकंड पॉइंट तो लिखवा दिया। तो ये ई ऊर्जा लेके आया, फोटोन के पास में कितनी ऊर्जा है? ई ऊर्जा है। अब जो ये ई ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में चली गई। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरत पड़ती है, पहले तो प्लेट से बाहर आएगा, तो प्लेट से बाहर जो आता है उसके लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। और इसको लिखते हैं W नॉट से लिखते हैं जनरली। किससे? W नॉट से। मतलब जो ऊर्जा खर्च हुई वही है, इसको कार्यफलन बोलते हैं, W नॉट। और जो बाकी की ऊर्जा बच गई
वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में चली जाती है। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, उसके अंदर चली गई। अरे आई बात समझ में? तो ये बन जाता है उसका एक फॉर्मूला। क्लियर है? तो 2 स्टेप में प्रोसेस हुई। जो फोटोन आया पहले तो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देगा, उसको कार्यफलन में बदलेगा, कार्यफलन के बराबर ऊर्जा देगा। फिर अगर उससे ज़्यादा एनर्जी थी फोटोन के पास में तो बाकी की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये पॉइंट लिखना है थर्ड में। क्या लिखना है? लिखो, जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को, फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धात्विक प्लेट से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, तथा ऊर्जा का शेष बचा हुआ भाग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तथा शेष बचा हुआ भाग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ? तो ये चीज हो रही थी। तो जो ऊर्जा आ रही थी फोटोन की ऊर्जा थी ई, ये डब्ल्यू नॉट क्या हो गया, कार्यफलन बोलते हैं ना, इसको कार्यफलन बोल दिया। जो न्यूनतम ऊर्जा जो होती है ना प्लेट से बाहर निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे कार्यफलन की डेफिनेशन भी बता दूंगा आपको। पहली चीज ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? ई तो क्या है? ई तो फोटोन की ऊर्जा है, इसको मैं एच, जैसे फोटोन की ऊर्जा अगर आवृत्ति न्यू है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, एच न्यू के बराबर ऊर्जा हो जाएगी फोटोन की। तो ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा। डब्ल्यू नॉट को क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यफलन। और कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन होता है क्या, इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन को धात्विक प्लेट से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये क्या है, कार्यफलन है। ठीक है, ठीक है, ये कार्यफलन हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। जो ये डब्ल्यू नॉट है ना, जो ये कार्यफलन है, म्यू नॉट नहीं, ये डब्ल्यू नॉट है। ये डब्ल्यू नॉट को इस तरीके से भी लिखते हैं, न्यू के पदों में ऐसे लिखते हैं, एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है ना, जो न्यूनतम आवृत्ति है वो, तो इसको देहली आवृत्ति के पदों में ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट। क्लियर है? ये कार्यफलन को ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो अब आपको जो मैंने पॉइंट लिखवाया उसके बाद में आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। और इसके बाद में क्या लिखना है, देखो क्या है, E इक्वल्स टू क्या आ गया, डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब डब्ल्यू नॉट को मैं एच नॉट लिख सकता हूँ, E को क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर E का भी वैल्यू रख रहा हूँ, इसका भी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा, E का वैल्यू रखा मैंने एच न्यू, डब्ल्यू नॉट का वैल्यू क्या रखा, एच न्यू नॉट रखा, और काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है ही। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है मैं इसको इधर रख लेता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर ये क्या आएगा, एच न्यू, इसको इधर ले गया, माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा आएगा। अरे आ रहा ना, ये जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं। आप यहाँ पर पॉज करके आप ये पूरा छाप लेना, ठीक है ना, ये कॉपी कर लेना। इसके बाद में हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अभी अपने पास टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आ गई अपने पास में। अब इसका एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। देखो, मैं गतिज ऊर्जा को y एक्सिस पे ले लेता हूँ और मैं किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। गतिज ऊर्जा ये किसके अंदर चल रहा है ग्राफ, जो आइंस्टाइन ने व्याख्या की है ना, उसी व्याख्या में हमने 3 तो पॉइंट लिख दिए, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स लिख दिया और अब उसी के अंदर क्या एक ग्राफ बना रहे हैं अपन। तो गतिज ऊर्जा एवं आवृत्ति के मध्य वक्र ग्राफ बना रहा हूं मैं। क्या है, आवृत्ति मतलब न्यू और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। मेरे को ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में। जैसे मैं y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। y एक्सिस पे तो मैं क्या ले लेता हूँ, गतिज ऊर्जा को लिखना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ मैं इधर, और इधर मैं लिख रहा हूँ आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है इसका ग्राफ देखो कैसा आएगा। ये काइनेटिक जो एनर्जी है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा है। इस चीज को देखना, ये y एक्सिस पे है तो मैं इसको लिख देता हूँ y। इसमें ये जो h होता है, आपको पहले पता होगा, जो 3 जो लेक्चर करवाए हैं मैंने उसके अंदर बताया था, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। ये न्यू है, ये क्या है, वेरिएबल है, x एक्सिस पे है, तो ये एक इस तरीके से ऐसा हो गया mx। ये h कांस्टेंट है, न्यू नोट क्या है, देहली आवृत्ति है। ये देहली आवृत्ति भी क्या होती है, फिक्स होती है। कोई भी पर्टिकुलर टाइप का प्लेट है, जैसे जो मेटल है उसके हिसाब से हर मेटल के लिए न्यू नोट क्या होता है, फिक्स होता है, एक फिक्स होता है। उस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो ये आवृत्ति जो होती है वो प्लेट का मटेरियल जैसा है उसके हिसाब से फिक्स होती है। तो यहाँ पर भी जो मटेरियल है उसके हिसाब से न्यू नोट इस मटेरियल के लिए क्या होगी, देहली आवृत्ति फिक्स आवृत्ति होगी, कॉन्स्टेंट होगा। तो ये भी पूरा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप का इक्वेशन है ये। अरे बात समझ में आ रही ना। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसका इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, एक सीधी लाइन का समीकरण होता है। और इस सीधी लाइन में काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे आ जाएगा, और ये जो m है ये क्या बताता है, m क्या होता है, स्लोप होता है ना। अरे m तो स्लोप होता है, प्रवणता। तो इसकी प्रवणता जो है, प्रवणता क्या होती है, m होता है। यहाँ पर अगर इसका कंपैरिजन मैं इससे करूँ तो देखो y के बराबर काइनेटिक एनर्जी आ गया। m जो है स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो स्लोप है आपका क्या है, h है। क्लियर है। x एक्सिस क्या है, न्यू है x एक्सिस पे। और ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट c बनाया है वो क्या है, माइनस एच न्यू नॉट, ये सारा। अरे तुलना करें तो c के बराबर क्या है, माइनस एच न्यू नॉट ही है ना, ये तो बेसिक चीज़ है। तो ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। और ये स्ट्रेट लाइन जैसे m क्या है, h है, मतलब पॉजिटिव h है ना, एक तरीके से। प्रवणता क्या मान है, प्रवणता का मान है पॉजिटिव h। तो इसका जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का, वो ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर c का मान 0 होता तो ये मूल बिंदु से जाती, लेकिन c का मान 0 नहीं है, c का मान है माइनस एच न्यू नॉट। इसका मतलब है c का मान जितना भी होता है, जो अपनी लाइन बनेगी वो y एक्सिस को इस जगह पर काटेगी, तो इसका ऐसा मान होगा, ऐसा। ये स्ट्रेट लाइन बनी नहीं मेरे से, इसको दोबारा बना लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ऐसा। ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। यहां तक ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये यहाँ पर जो नेगेटिव में काट रहा है y एक्सिस को, y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, नेगेटिव में। और नेगेटिव में कहाँ पर, एच न्यू नॉट पे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, माइनस एच न्यू नॉट।
आ रही है बात समझ में? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ये इस तरीके से इसका स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है, स्ट्रेट लाइन का कर्व बनता है। ये ऐसे नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस पे काट रही है तो ये सी का वैल्यू नेगेटिव में यहाँ पे आ जाएगा, और ये सिंपल सा ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, ये ऐसे बनाते हैं कर्व। ठीक है, इसका जो स्लोप है, स्लोप को हम टेन थीटा से भी लिखते हैं ना, जो प्रवणता होती है टेन थीटा से भी लिखते हैं। तो टेन थीटा एक तरीके से क्या है, एच के बराबर है यहाँ पर। ये इसका ग्राफ है। किसी को ग्राफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ग्राफ को दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं इसका दूसरा पैटर्न भी बता देता हूँ कि ग्राफ को कैसे बनाते हैं। आप एक बार x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो, 2 पॉइंट मिल जाएंगे और दोनों पॉइंट को मिला दो। जैसे एक बार अगर x बराबर 0 रखूँ मैं, x का अगर वैल्यू 0, तो इसमें x क्या फ्रीक्वेंसी है, तो x का वैल्यू 0 रख देता हूँ। जैसे मान लो x का वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y का वैल्यू मिल जाता है अपने को। तो x का मतलब न्यू का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 कर दूं मैं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, y, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट। तो x बराबर 0 रखने पर, और x बराबर 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा क्या, माइनस एच न्यू नॉट। तो माइनस एच न्यू नॉट यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, एक बार y को 0 कर दो, y मतलब काइनेटिक एनर्जी को। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट। और अगर एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट आ जाएगा ऐसा, तो एच एच से कट जाएगा, न्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यू नॉट। मतलब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट आ जाएगा न्यू नॉट। तो ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट आता है जो ये न्यू नॉट के बराबर आता है। तो ये इस तरीके से आप जो बचपन में तरीका अपनाते थे, एक x बराबर 0 रख दो, एक बार y बराबर 0 रख दो, उस तरीके से भी ये ग्राफ बना सकते हो। मुझे तो बस ये ग्राफ बनाना है, ये स्ट्रेट लाइन का, तो मैंने तो डायरेक्ट इस तरीके से बना दिया है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसलिए जो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसके नीचे वाला, इस लाइन को हम लोग जनरली डैश डैश करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इस लाइन को हम लोग जनरली ऐसे डैश 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 ऐसे करके बनाते हैं। पूरा ऐसा नहीं बनाते, क्योंकि ये लाइन क्या है, एक तरीके से बनानी नहीं होती, ये अपना कर्व जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव शो नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर है, ये आपका कर्व बन गया। ये जो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन था, वो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव का डेफिनेशन पढ़ा, फिर आइंस्टीन की जो व्याख्या है हमने वो पढ़ ली है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो एक प्रायोगिक व्याख्या होती है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल व्याख्या और होती है कि प्रयोग के द्वारा भी इसकी व्याख्या की जाती है, वो पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स इसकी व्याख्या क्यों नहीं कर पाया था, जो चिरसम्मत यांत्रिकी है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था, तो क्वांटम यांत्रिकी कैसे इसकी व्याख्या कर पाया वो पढ़ेंगे। फिर एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है फिर वो बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश विद्युत प्रभाव खत्म हो जाएगा अपना। क्लियर, ओके।